हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ एम जशन। कैसे हो सब लोग? स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर, क्लास 12 के लिए। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बताया था, और फैगोसाइटिक सेल के बारे में बताया था कि लिवर में, ब्रेन में और हर एक ऑर्गन में एक अपना फैगोसाइटिक सेल होता है, जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है। जो वेस्ट प्रोडक्ट जाता है हमारे बॉडी के अंदर, एंटीजन जाए या फिर कोई भी सेल हमारा डिस्टर्ब हो गया है, रेप्चर हो गया है, तो उसको वो क्या करता है, फैगोसाइट कर जाता है, मतलब खा जाता है उसको। तो इसका एक टाइप्स, मतलब इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। फिर डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस भी बताया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, उसमें उस कंडीशन में क्या होता है बॉडी के साथ, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लेक्चर नंबर 5 पहले कंटिन्यू करें, पहले देख ले और उसके बाद फिर ये 6 देखेंगे तो और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लेक्चर। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पे डिस्कस कर दूं, मीन्स रिकैप करवा देता हूँ। चलिए क्या है, तो इम्यूनिटी के बारे में मैंने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। उस कंडीशन में क्या पढ़ा था मैंने, आपको याद होगा कि 2 तरह का इम्यूनिटी होता है। एक होता है क्या, एक्टिव, और एक होता है पैसिव। याद रखना प्लीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको रिकैप करवाने का पर्पस क्या है कि आपको याद हो जाए और मेमोराइज्ड हो जाए, आपको परेशानी ना हो, समझ में आ जाए। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, तो एक चीज याद रखना प्लीज कि ये क्या होगा, एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स के फॉर्म में ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। अब वो प्रोटीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आप जानते हो एंटीजन क्या होता है। उसके बाद पैसिव में क्या होगा, तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है क्या, कि रेडीमेड इसके अंदर क्या डालेंगे, एंटीबॉडी। अगर हम अपने बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी डालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। याद रखिएगा इस चीज को। पैसिव इम्यूनिटी भी 2 तरह का होता है। पहला होता है क्या, आर्टिफिशियल। पहले नेचुरल ले लेते हैं, नेचुरल। नेचुरल के अंदर में क्या होगा, तो नेचुरल कंडीशन में क्या हो रहा था ना, कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा था। इन्फेक्शन के दौरान में अगर एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर बनता है तो हम लोग समझ लेंगे क्या, कि वो किसका टाइप है, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप से। प्लीज याद रखना इस चीज को, क्योंकि हर एक इन्फेक्शन में हमारे बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि वो एक एंटीबॉडी तैयार करता है। दैट एंटीबॉडी इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इस चीज को याद रखना आप। एक होता है क्या, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव ये नेचुरल हो गया, तो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, वैक्सीन जो हम लोग ले रहे हैं ना, जैसे अभी कोविड-19 का वैक्सीन चल रहा है, या किसी भी चीज का, हेपेटाइटिस बी या किसी भी चीज का वैक्सीन आप ले रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए कौन सा, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का वो एग्जांपल हो जाएगा, इस चीज को याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग रेडीमेड। तो रेडीमेड के फॉर्म में क्या मिलेगा हम लोगों को, तो ये पैसिव है, तो पैसिव भी क्या होगा, इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पैसिव भी क्या होगा, नेचुरल। क्योंकि इसमें हम लोग एंटीबॉडी डाल रहे हैं ना डायरेक्ट, तो इसके अंदर क्या होगा, IgG फिर IgA। ये जो एग्जाम्पल है आपका वो क्या है, ये एंटीबॉडी है, और ये डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तैयार होता नहीं है, ये जा रहा है। मतलब कहाँ से जा रहा है, तो मदर से चाइल्ड तक जा रहा है। ये प्लासेंटा से होते हुए फिटस तक जाएगा, और ये कोलोस्ट्रम के जरिए, मदर मिल्क के जरिए बच्चे के, इन्फेंट के बॉडी में जाएगा, और वो डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर देगा, दैट इज कॉल्ड एंटीजन ए। फिर आते हैं क्या, तो आर्टिफिशियल में आते हैं। आर्टिफिशियल में आएंगे तो आर्टिफिशियल के कंडीशन में क्या होगा ना बाबू, प्लीज याद रखना, ATS मतलब एंटी टेटनस सीरम। ये सीरम दिया जाता है। सीरम क्या होता है, जब हमारा ब्लड जिस चीज के अंदर तैरता है ना, उसे बोलते हैं फ्लूइड। उस फ्लूइड के अंदर उसे बोला जाता है प्लाज्मा। तो उस प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे ना, जो क्लॉट करता है हमारा ब्लड, उस क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे, तो वो हमारा जो पोर्शन जो बचेगा वो पोर्शन कहलाएगा सीरम। तो सीरम इज अ प्लाज्मा।
प्लाज्मा थेरेपी बोलिए उसे आप। तो ये क्या हो जाएगा, एटीएस, एंटी टेटनस सीरम, और फिर स्नेक वेनम, स्नेक वेनम। ये स्नेक वेनम जो है ना, ये सब क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी दिया जाता है। तो प्लीज इसे याद रखिएगा, मैं आपको रिकैप करवा दिया हूँ कि याद हो जाए आपको। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं, ये इम्यूनिटी डेवलप करवाने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इम्यूनाइजेशन। मतलब वैक्सीन करना, वैक्सीनेशन करना। तो वैक्सीनेशन इज द एग्जांपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। मतलब क्या हुआ ना कि वैक्सीनेशन अभी जो चल रहा है ना, वो क्या कहलाएगा, हमारा इम्यूनाइजेशन कहलाएगा। अगर एक डोज के हिसाब से, एक टाइम पीरियड के हिसाब से जो तय किया जाता है और सभी लोगों को दिया जाता है ना, इसी प्रैक्टिस को, ये क्या है, इम्यूनाइजेशन। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन देने का ये प्रैक्टिस है। तो इस कंडीशन में इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इम्यूनाइजेशन। क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पे, दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के मेमोरी के बेस्ड पे ये काम करता है। अब आते हैं मेमोरी के बेस्ड पे काम करता है तो दो तरह का होगा, ये होगा एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक होगा पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होगा और पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होगा। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब ये हुआ, प्लीज याद रखना आप, कि इसके अंदर क्या होगा ना, रेडीमेड डाल देंगे हम लोग, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाएगा। मतलब इसको उठाएंगे यहाँ से, आर्टिफिशियल वाले को इसके अंदर डाल देंगे, बॉडी के अंदर दे देंगे, तो वो कहलाएगा हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर एंटीजन डाला जाएगा और वो एंटीजन फिर से एंटीबॉडी तैयार करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जैसे यहाँ पे समझना आप, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का तैयार करना। वैक्सीन क्या होता है? तो वैक्सीन ये एक सब्सटेंस है, एक केमिकल्स है, एक प्रोटीन है। यहाँ पे लिखे मैंने, देखो वैक्सीन क्या है, तो एंटीजेनिक प्रोटीन। एंटीजेनिक मतलब एंटीजेन का जो भी एंटीजन, जैसे बैक्टीरिया गया, फॉरेन पार्टिकल्स में मीन्स क्या हुआ ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब माइक्रोब्स गया उसके अंदर, तो वो एक सब्सटेंस, एक केमिकल सिक्रेट करता है हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज इन द नेचर ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन के नेचर में होता है और उसे हम लोग बोलेंगे एंटीजेनिक प्रोटीन। और वो एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेन, मतलब जो पैथोजेन सिक्रेट किया है ना, एंटीजेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, वही है हमारा वैक्सीन। उसी से हम लोगों को हेल्प करना है। या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजेन, इनएक्टिवेटेड पैथोजेन को डाला जाता है। मतलब क्या हुआ ना कि एंटीजेनिक प्रोटीन को, मतलब पैथोजेन का जो एंटीजेन होगा ना, उसका जो प्रोटीन होगा ना, उसको लेंगे और लेने के बाद बॉडी से बाहर निकालेंगे, तैयार करेंगे पहले उसे, उसको फिर क्या करेंगे, इंजेक्शन दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं, इंजेक्शन इंजेक्ट कर देना, इसी सब्सटेंस को इंजेक्ट कर देना बॉडी के अंदर, वैक्सीनेशन कहलाता है और उसी को वैक्सीन बोलते हैं। तो समझिए ये सिंपल लैंग्वेज, आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए आप कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीजेन मीन्स माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर गया, माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर गया, उसके बाद जो वो एंटीबॉडी तैयार करेगा, तो उसमें तो हमें वैक्सीनेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको क्या किया जाता है, माइक्रोब्स के हेल्प से वो उस केमिकल्स को तैयार किया जाता है लैब में, जिसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो उस लैब के अंदर उसको प्रिपेयर किया जाता है और उस लैब के अंदर जो प्रिपेयर किया जाता है वो एक्चुअली में होता क्या है, तो एंटीजेनिक प्रोटीन होता है, जिससे जो इन्फेक्शन हुआ है उस वाले प्रोटीन को बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद बैक्टीरिया से, वायरस से उसको तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उसको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन हो सकता है। इनएक्टिवेटेड पैथोजन मतलब अगर कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है तो उसमें इनएक्टिवेटेड कोविड-19 का मीन्स कोरोना वायरस ही हो सकता है, कोरोना वायरस दे रहा है उसके अंदर, तो ये वाला फॉर्म हो सकता है। या फिर एटेनुएटेड पैथोजन, इनएक्टिवेटेड या एटेनुएटेड दोनों एक ही चीज होता है। एटेनुएटेड मतलब मरा हुआ, किल्ड। इन एटेनुएटेड मतलब क्या हुआ, किल्ड। किल्ड पैथोजेन को उसके अंदर डाल दिया जाता है और डालने के बाद वो हमारा बॉडी क्या करेगा ना, एक मैकेनिज्म डेवलप करेगा जिसकी वजह से वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करेगा। इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है।
फिर आते हैं नेक्स्ट में, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी against the antigen neutralize the pathogenic agent during actual infection। मतलब क्या हुआ कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुआ है ना इन द बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द एंटीजन जो डाले हैं। जैसे अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है तो हर लोगों को क्या होता है, सर में दर्द, बुखार, जुखाम, बहुत सारा चीज होने लगता है। हर एक बॉडी का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, बॉडी के अंदर पेन होने लगेगा। वो क्या है एक्चुअली में, वो रिस्पॉन्स दिखा रहा है किसका, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ ना कि एंटीबॉडी उसके अंदर बन रहा है, तैयार हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो वो क्या होगा ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, हम वैक्सीनेशन के फॉर्म में उसको एंटीबॉडीज डाल दिए किसके अंदर, बॉडी के अंदर, अगेंस्ट द एंटीजन मतलब कोरोना वायरस के अगेंस्ट में डालें वैक्सीनेशन के फॉर्म में। क्या हुआ, न्यूट्रलाइज कर देगा। वो किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, द पैथोजेनिक एजेंट। अगर नेचुरल इन्फेक्शन होता है ना तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, जो हमारा अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन लिए हैं वो क्या करेगा, वही पैथोजेन उसको जो नेक्स्ट बार में अगर हमें कोविड-19 होता है तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उस एक्शन को। उसे ही बोलते हैं क्या, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्चुअल इन्फेक्शन होगा उस समय। फिर क्या होता है, तो वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए का हेल्प करके, डीएनए की मदद से वैक्सीन को तैयार किया जाता है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहलाता है। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है, मतलब हेपेटाइटिस बी क्या होता है, मतलब लिवर कंडीशन में जो हमारा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब क्या होता है ना कि लिवर जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस से, उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। उस कंडीशन में वैक्सीन देते हैं ना, वो वाला वैक्सीन कौन बनाता है, तो ईस्ट से उसको तैयार किया जाता है। एक चीज याद रखना प्लीज और, कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो होगा ना वो मेमोरी बी सेल एंड टी सेल तैयार करता है। मतलब ये हुआ कि ये मेमोरी बेस्ड है, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो मेमोरी बेस्ड है। यहाँ पे लिख लो ना, मेमोरी बेस्ड। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये मेमोरी बेस्ड है कौन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन मेमोरी बेस्ड है। मगर यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे मेमोरी डेवलप होता है, याद रखना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेवलप होगा, बट यहाँ पे डेवलप्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा ना कि डेवलप्ड होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी डेवलप्ड हो चुका होगा कंप्लीट। यहाँ पे एंटीबॉडी फिर से तैयार होगा, यहाँ पे तैयार नहीं होगा, तैयार किया हुआ को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पैसिव इम्यूनिटी के इम्यूनाइजेशन के अंदर, इट इज द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्रीफॉर्म्ड, प्री मतलब पहले, फॉर्म्ड मतलब बना होना, प्रीफॉर्म पहले से बना हुआ, पहले से तैयार एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स निकालता है ना, मतलब ये क्या होता है, ये समझ लो आप, प्रोटीन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का प्रोटीन जो भी वो क्या किया है हमारे बॉडी के अंदर निकाला है, पॉइजनस सब्सटेंस जो निकाला है हमारे बॉडी के अंदर, उसको मतलब ये क्या हुआ ना, टॉक्सिन है ये, तो पॉइजनस हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, वो निकलता है हमारे बॉडी के अंदर, वो उसे तैयार किया जाता है। मतलब क्या हुआ ना कि अगर स्नेक बाइट किया, स्नेक काटा, तो उसका प्रीफॉर्म्ड बना बनाया एंटीबॉडी डाला जाता है हमारे बॉडी के अंदर। क्योंकि जो स्नेक बाइट किया है ना, तो स्नेक बाइट किया है तो वो हमारे बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन डाल दिया, उसके अगेंस्ट में एक प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी डाला जाता है जिसे बोला जाता है एंटीवेनम। मतलब वेनम क्या होता है, स्नेक का पॉइजन जिसे बोलते हैं। तो स्नेक का पॉइजन जो हुआ ना वो क्या कहलाया, स्नेक का पॉइजन कहलाया हमारा वेनम, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार किया हुआ हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। जब स्नेक बाइट करता है तब उसे हम लोग बोलेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्यों डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो भी स्नेक वेनम जो होता है वो पॉइजनस होता है,
वो एंटीटॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर सिक्रेट किया है, या फिर पॉइजन जो सिक्रेट किया है वो पॉइजन क्या करेगा ना, हमारे बॉडी को हार्म करेगा। तो उस पॉइजन को खत्म करने के लिए एंटी वेनम डालेंगे। तो एंटी वेनम क्या होगा? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी होगा, याद रखिएगा। व्हेन क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, जब हमें बहुत अभी का अभी हमें इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, अभी का अभी हमारे बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए, तो उस दौरान में हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडी डालेंगे। फिर आते हैं तो इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या है, ये इसका एग्जांपल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस। टेटनस के दौरान में, टेटनस के कंडीशन में क्या होगा ना कि टेटनस के दौरान में क्या होता है कि टेटनस किससे होता है, आपको लिखवा मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम का बैक्टीरिया है जो अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो सिक्रेट करेगा सिक्रेट करेगा वो टॉक्सिन, जिसे हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन सिक्रेट करेगा। इस टॉक्सिन से लड़ने वाला जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होगा, जो लिक्विड होगा, उसको डालते हैं हम लोग इन द केस ऑफ टेटनस, दैट आर कॉल्ड एज एंटीटॉक्सिन। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीटॉक्सिन, उसे ही बोलेंगे एंटीटॉक्सिन। मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, और ये जो टॉक्सिन डेवलप हुआ उसके अगेंस्ट में काम करने वाला एंटीटॉक्सिन कहलाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा प्लीज़, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एनसीईआरटी को कवर कर रहा है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर किसी और भी लेक्चर पे आपको कुछ सजेशन हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो आपको उस चीज़ पे बहुत अच्छे लेवल पे लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। और स्टूडेंट, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हमारा क्या कि आप प्लीज़ हमें प्रमोट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइबिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे लेवल पे और अच्छे से अच्छे टॉपिक को आसान कर आपको लेक्चर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, जो आपको जो करीबी दोस्त लोग हैं उसको शेयर कर सकते हैं। तो अब आते हैं एलर्जीज। एलर्जी क्या होता है? तो एलर्जीज का मतलब होता है एक्सैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी एक्सैगरेटेड मतलब बहुत तेजी से, बहुत फास्ट क्विक एक्शन में हमारा इम्यून रिस्पॉन्स दिखा रहा है। इम्यून मतलब इम्यून, और रिस्पॉन्स मतलब वो एक बोलते हैं ना, हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे, इम्यून रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली का मतलब होता है एक्शन, और उसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स देना, उसे ही बोलेंगे रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुली। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून का रिस्पॉन्स है जो किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया डस्ट वगैरह हो सकता है, पॉलन हो सकता है, एनिमल डेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हम लोगों को एलर्जी हुआ है। तो एलर्जी क्या है? ये हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो बहुत क्विक एक्शन में बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही तेज़ी से अपने एक रिस्पॉन्स को दिखाते हैं। हमारा बॉडी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दिखाता है, उसे ही बोलेंगे एलर्जी। एंटीबॉडीज इन्वॉल्व, इस एलर्जिक रिएक्शन में एंटीबॉडी कौन सा इन्वॉल्व होगा? तो होगा IgE टाइप। ई टाइप जो होगा ना वो एंटीबॉडी ई, वो हमारा एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होगा एलर्जी के कंडीशन। आपको मैंने इसका ट्रिक भी बताया था लेक्चर नंबर 5। ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन के दौरान में क्या होगा, केमिकल सच एज हिस्टामिन, याद रखना ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन सेरोटोनिन जो होगा ना वो हमारे बॉडी के अंदर कब, एलर्जिक रिएक्शन के दौरान में सिक्रेट होगा। मतलब जब भी एलर्जिक रिएक्शन होगा हमारा बॉडी हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तो जिसकी वजह से जब सेरोटोनिन निकलेगा ना तो बीपी क्या हो जाएगा ना, डाउन हो जाएगा। और जब यही बीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है ना कि इवन पेशेंट डेथ भी हो सकता है बहुत अचानक से।
मतलब क्या होता है ना कि हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म इतना फास्ट स्विच ऑन हो जाता है कि वो इन्वायरमेंट के एक्शन को, इन्वायरमेंट के एलर्जेंस को समझ लेता है कि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत ही डाउन हो जाता है। बहुत डाउन होने की वजह से कोमा में भी पेशेंट जा सकता है या फिर उसका डेथ भी हो सकता है। इसको याद रखना, उस कंडीशन को बोला जाता है एनाफिलेक्टिक शॉक। शॉक लग गया है। सिम्टम क्या है उसका? तो सिम्टम में आते हैं स्नीजिंग हो सकता है, वाटरी आई हो सकता है, आंख से पानी निकलना, छींकना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी होना। ये समझ लीजिए आपका क्या है, ये सिम्टम्स है। कफिंग भी हो सकता है, बहुत तेजी से खांसी भी होने लग जाता है। क्या यहाँ पे लिखा मैंने, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड may be given to stop symptom of एलर्जी। एलर्जी का जो सिम्टम है उससे ओवरकम होने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या क्या डाल देते हैं, पेशेंट को क्या दिया जाता है, डॉक्टर क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज कर रहा है ना, तो उसके अगेंस्ट में एंटी हिस्टामिन दिया जाता है। एड्रेनालिन एक हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी का जो किडनी होता है ना उसके ऊपर वो निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड जिसे बोलते हैं। एंड स्टेरॉइड, प्लीज ये बहुत ही ज़्यादा गौर करने की बात है कि ये स्टेरॉइड जो होता है ना बाबू, ये याद रखना, ये हमारे किडनी को कभी कभी ले जा सकता है। किडनी को क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए कभी भी कोई भी दवा आप लीजिए, इनटेक कीजिए, तो उसके स्टेरॉइड को देखा कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सर्च कीजिए कि जो भी डॉक्टर लिखे हैं या फिर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो वो स्टेरॉयडल है या नॉन स्टेरॉयडल है। आपको लिखा हुआ मिलेगा NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इससे ये आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है। इसलिए आप उसे दे सकते हैं, ये सेफ हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं देना है। मगर अगर आप स्टेरॉयडल दे दिए हैं तो उससे क्या होगा कि किडनी खराब हो सकता है, या फिर तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो जा रहा था, अभी प्रीवियस में हो रहा था ना 1-2 महीना पहले, क्या हो रहा था, म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस भी बोला जाता था, वो वाला डिजीज हो जा रहा था। वो क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। अभी भी समझ लो क्या होता है ये। जब ये म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, ये एक फंगस है। ये फंगस जो होता है ना, राइनाइटिस या फिर इसे बोला जाता है एक राइनाइटिस, मतलब क्या है, ये नोज है, तो नोज के अंदर एक क्या होता है ना जिसे बोलते हैं साइनस। तो साइनोसॉइडल मतलब साइनसेस जो होता है ना, ये कैविटीज होता है, यहाँ पे इसके अंदर फ्लूइड होता है जमा हुआ, जिसकी मदद से हम लोग सांस ले पाते हैं, या फिर हमारा जो नाक है वो ड्राई होने से बच जाता है। वो क्या होता है ना कि जब ज़्यादा ले रहे थे ना हम लोग, वो क्या कर रहा था स्टेरॉयडल, उस यहाँ से फंगस डेवलप होने लग जा रहा था हमारे नाक के एरिया में। और मतलब क्या किस में डेवलप हो जा रहा था, तो साइनसेस में डेवलप हो जा रहा, मतलब कैविटीज में डेवलप हो रहा था। वो डेवलप होने के बाद क्या हो जा रहा था कि यहाँ से फिर ये डेवलप होने के बाद यहीं से ग्रो होने लगता था फंगस, और फंगस ग्रो होने के बाद फिर आँख तक पहुँच जाता था, और आँख के अंदर ही अंदर उसको को पूरा वो ख़त्म कर दे रहा था। और उसका इलाज था क्या, आँख को निकाल दीजिए। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, किससे, बहुत ज़्यादा स्टेरॉयडल लेने से। क्योंकि ये स्टेरॉयडल जो होता है वो आपको क्यों एक्शन दे सकता है बीमारी से, बहुत तेज़ी से आपको हिफाजत दे सकता है, बचा सकता है, बट उसका बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स भी होता है, मतलब साइड इफेक्ट बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकता है, या और भी बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किडनी ही डैमेज हो गया तो बहुत बड़ा डिजीज़ हो गया ना, क्योंकि किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। किडनी जैसे डैमेज होगा तो आप समझिए कि आपकी बॉडी का सारा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम में काम करता है और सिस्टम से एक भी चीज़ गड़बड़ हो जाए तो सारा सिस्टम ही चौपट हो जाता है। वैसा ही हमारा बॉडी है, अगर एक सिस्टम का एक चीज़ गड़बड़ हो गया तो हमारा पूरा बॉडी ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा प्लीज़, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया था मैंने। तो इस चीज़ को याद करना है आपको, और ये नोट्स तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान लेवल पर ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखना प्लीज़। और
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और वो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 7th, और उस 7th लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, जब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन जाए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के ऊपर। मेरा पर्पस है कि बायोलॉजी आपके लिए एट द फिंगर टिप्स हो जाए, मतलब आपको आसानी तरीके में याद हो जाए, लैंग्वेज आपके दिमाग से और आपके बॉडी से और आपके ब्रेन से ख़त्म हो जाए, निकल जाए। क्योंकि लैंग्वेज फॉर्म कम से कम हम लोगों को पढ़ना है, जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना है, और समझने के बाद बहुत एडवांस से एडवांस लेवल भी चले जाए तो कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी हमको समझ में आ गया है। और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, रटने वाला काम नहीं करेंगे। बायोलॉजी रटना नहीं है, बायोलॉजी रटा नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट याद किया जाता है, कॉन्सेप्ट समझा जाता है, क्योंकि हर एक स्टडी में कॉन्सेप्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और लेक्चर को कंटिन्यू देखें। थैंक यू।